और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग भली बात बहुत अच्छे चंगे होंगे, आपके परिवार के लोग भी बहुत कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। और टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मैं अपने स्तर से जो कोशिश बन सकती थी उन 20 क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूँ, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पढ़ने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, ठीक है दोस्तों, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का आंसर हो गया यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस का आंसर हो गया। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैसूर में हैदर अली, और हैदर अली के बाद उनका जो लड़का आया था टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान को ऐसा माना जाता है किसी ने गिफ्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से इस वृक्ष को। तो उनको ये पता नहीं था कि मतलब ये इतना ख़तरनाक हो जाएगा पर्यावरण के लिए। तो इसलिए इसको मतलब जहाँ पर भी ये उगाया जाता है वहाँ के कम से कम 100 मीटर के दायरे में वहाँ की जो नमी है वो सोख लेता है, और वहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, इससे कि वहाँ पर फसल भी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए पर्यावरण का मतलब एक प्रकार से दुश्मन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरण पर रक्षा कवच, पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओजोन परत, ऑप्शन बी ऑक्सीजन परत, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड परत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो हमको कई सारे अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के काफ़ी हाइट पर जाने पर एक ब्लैंकेट टाइप का हमारे एक आवरण सा बना हुआ है, जो नाइट में अगर हम देखें किसी ग्रह से तो वो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, और जब दिन में जब सन की लाइट जब अर्थ पर आती है तो कहीं ना कहीं जो अल्ट्रावायलेट हानिकारक रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें जिसे बोलते हैं, तो वो डायरेक्टली मतलब अर्थ तक नहीं आ पाती, क्योंकि वो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। कुछ मात्रा में आती हैं लेकिन वो ज़्यादा असरदार नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि अगर बाय द वे अगर आ गई तो क्या होगा कि इंसान के जो स्किन है उस पर पड़ जाएंगी, तो स्किन की डिजीज़ हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो जो ओजोन परत है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो आप जान ही सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1986, बी 1988, सी 1990 एंड डी 1976। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986, या 1986 का मतलब 1986। तो दोस्तों, पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू से कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। उसी में से ही मतलब जब ये कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार को इसके अगेंस्ट मतलब एक अधिनियम लाना पड़ा, जिससे कि इन चीज़ों को जो भी जंगल में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें कहीं ना कहीं लोग एंटर कर जाते हैं अपने एंजॉय के लिए, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका शिकार भी करते हैं, हंटिंग। तो उसको बचाने के लिए और पर्यावरण से जो जैसे नदियाँ गंदी कर रहे हैं लोग हैं,
तो या जगह जगह गंदगी कर रहे हैं, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया 1986 में। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1945। आपका आंसर हो जाएगा 1974 में। तो 1974 में जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना। तो हमारा एक कर्तव्य होता है, सारी जिम्मेदारी हम सरकार पर नहीं डाल सकते, कुछ कर्तव्य आम जनता के भी होते हैं कि जल को उतना ही यूज करें जितना आपकी ज़रूरत है, और नदियों को मतलब उसमें किसी तरह का अनवांटेड चीज़ उसमें प्रवाहित ना करें, और ना ही कोई केमिकल्स वगैरह है उसमें ज़्यादा मतलब करें ही ना, कहीं और जगह डंपिंग करें। तो इस तरह से जब ये हद से ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार को इस पर भी एक नियम लाना पड़ा, जिसको 1974 में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए देहरादून, बी बरेली, सी नागपुर या डी हल्द्वानी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है और एक हिल एरियाज़ है। तो देहरादून में वन जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए जोरहाट में, ऑप्शन बी कोटद्वार में, ऑप्शन सी हरिद्वार में या डी कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरहाट में। जोरहाट में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है, जहाँ पर वर्षा से रिलेटेड कई सारे मतलब शोध किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वन उत्पादकता केंद्र, वन उत्पादकता केंद्र का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब एक पौधे से नए नए तरह की ब्रीड किस तरह से पैदा की जा रही हैं, उससे रिलेटेड जो हमारा जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन ए रांची, बी पटना, सी नेपाल या डी पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रांची, जो कि झारखंड में पड़ता है, जहाँ के MS धोनी जो हैं, जिनकी अभी 31 मार्च को जो IPL शुरू होने वाला है, तो उसमें जो उनकी टीम है, ठीक है, CSK, उसके कैप्टन है वो अभी भी। तो वहाँ पर ये वन उत्पादक केंद्र स्थित है। 8वां क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण कब से प्रारंभ की गई? गिद्ध संरक्षण परियोजना है एक हिसाब से ये, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है आपका 2006 से, बी 2004 से, सी 1985 से या डी 1988 से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2006 से। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों। आप सभी को पता है कि हमारे मोस्ट ऑफ जो हमारा नॉर्थ एरिया है हमारा उत्तर प्रदेश का अधिकतर, तो वहाँ पर गिद्धों की संख्या मोस्ट ऑफ ना के बराबर हो गई है। कुछ और कैटेगरी के गिद्ध बचे हैं, बट दैट टाइम पे जब किसी के परिवार में या किसी जगह पर कोई जानवर की मृत्यु होती थी, तो उसको डिकम्पोजिशन के बजाय वो मतलब उसको गिद्ध जो था अपना खाना बना लेते थे, उसको चट कर जाते थे, और इस तरह से एनवायरनमेंट में गंदगी होने से बच जाते थे। जो अमोनिया निकलती है तो जानवर के सड़ने के बाद, वो एनवायरनमेंट में नहीं घुलती थी, वो उसको उससे पहले ही खा जाते थे। तो एक प्रकार से सफाई का मतलब काम करते थे वो। तो अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में क्या है ना कि जो डेयरी वगैरह खुली गई, तो डेयरीज़ में जो जानवर दूध नहीं देता है या समय से पहले या थोड़े समय के बाद दूध देना बंद कर देता है, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है, डाइक्लोनाफ ऐसे कुछ करके आता था। तो वो जो इंजेक्शन था वो दूधिया लोग लगाते थे,
और उस लगाने से क्योंकि बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि जानवर के स्तन से ऑटोमेटिक दूध निकलने लगता था, या दूधा था तो उसमें से दूध के साथ साथ गर्मी के कारण ब्लड भी आ जाता था। तो उनको तो बेचना है। अब सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसा होता है। तो इससे क्या होता था कि जिस जानवर को ये इंजेक्शन लग जाता था तो अगर वो उसकी जब डेथ होती थी तो उस डेथ बॉडी को अगर कोई गिद्ध खाता था तो गिद्ध के बाद क्या होता था, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता था, वो आँखों से अंधा हो जाता था, फिर सड़ गल के मर जाता था। तो इस तरह से गिद्धों की संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो गई। तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, योजना लाई है 2006 से, ताकि गिद्धों का संरक्षण किया जाए और फिर से ये जो सफाई का काम है वो करें, गंदगी ना फैले एनवायरनमेंट में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गैंडा संरक्षण परियोजना। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1987 में, बी 1990 में, सी 1934 में या डी 1984 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1987 में। ठीक है दोस्तों, 1987 में। आज का 10वां क्वेश्चन, कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1975 में, बी 1980 में, सी 1966 में या डी 1976 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। दोस्तों, जलीय जीव कोई भी हो उसका एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस है ही। तो ऐसे कछुआ भी है, और कछुए के बारे में जाना जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट ईयर अगर कोई जीता है इस अर्थ पर तक कोई भी, तो वो कछुआ है, जो कि आई थिंक 300 से 400 साल के बीच उसका एक जीवन काल होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो चाहे वो इंसान हो और चाहे वो जानवर हो या इंसेक्ट ही क्यों ना हो, जितना ज़्यादा एक्टिव कोई भी प्राणी रहता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं, अगर ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तो उसके अंदर जो मटेरियल्स होता है ब्लड के अंदर, जो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लाज्मा हो या मतलब प्लेटलेट्स वगैरह, तो जब वो उनका फ्लो जब तेज़ी से होने लगता है तो वो उनका घर्षण होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है, जिस कारण से वो घिस जाती हैं। और घिसने के बाद जो प्राणी की जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह से क्या होता है कि उस प्राणी की मतलब लाइफ लाइन कम हो जाती है। तो कछुआ जो होता है बहुत आराम से चलता है, इसलिए उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हल्का हल्का होता है, कम होता है, इसलिए उसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, मरु का मतलब डेजर्ट, ठीक है। ऑप्शन ए जोधपुर में, बी रायपुर में, सी अहमदाबाद में या डी लाहौर में। तो भैया देखो, ये जो स्थान राजस्थान में ही है, तो जो राजस्थान में एक उसका ज़िला है जोधपुर, तो जोधपुर में ही इसका अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, उसके बारे में कई सारे शोध होते हैं मरु क्षेत्र के बारे में, तो उसी के पास में रखा गया है। आज का 12वां क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, बी जिनेवा में, सी स्कॉटलैंड में या डी स्टॉकहोम में। तो विश्व के जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उसका जो कोष है, कोष का मतलब जो एक फंड है, वहाँ पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थापित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से, बी 1988 में या सी 1992 में या डी 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन परत के संरक्षण रिलेटेड बातें कही गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे
मिड की रेखा जो है, अर्थ के बीच की रेखा, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कई जगह कुछ होल हो गए हैं, कुछ पोल पे भी बताया गया है, तो वहाँ से मतलब डायरेक्टली जो सन की लाइट पड़ती है वो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करती है। तो 1987 में ओजोन परत के प्रोटेक्शन से रिलेटेड मतलब ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 5 जनवरी, सी 8 नवंबर, या डी 16 सितंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वियना समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1992, बी 1982, सी 1990, या डी 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। 1992 में वियना समझौता हुआ था दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई थी? ये पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन ए 2005 से, बी 2000 से, सी 2007 से, या डी 2010 से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 से। तो 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू हुई थी। आज का 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, 1992 में, 1982 में, 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। ठीक है। आज का 18वां क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलाश सांखला को, बी जैकी श्रॉफ को, सी सलमान खान को, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इनका योगदान जो है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। आज का 19वां क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 8 नवंबर, सी 16 जनवरी, या डी 8 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, बी 31 मार्च, सी 31 दिसंबर, या डी 31 जनवरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 31 मई। 31 मई को तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है और होना भी चाहिए दोस्तों। जितनी भी नशाखोरी की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही हैं और आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है इसके गर्त में चली जाती जा रही है। तो इससे बचाना होगा, सरकार को भी सजग रहना है और खुद से भी कहीं ना कहीं ये इनिशिएट करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे ग्रसित ना हो। कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें छोटे स्तर से ही बच्चे इस अंधी खाई में गिरते जा रहे हैं और इसको गार्जियंस को भी समझना होगा, उन पर नज़र रखनी होगी ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी इसमें ज़्यादा फंसे ना। तो दोस्तों आज के इसी लास्ट वीडियो के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि पर डे के आपके वीडियो जो हैं आपको मिलते रहें।
और ये हमारे लिए एक टॉनिक का काम करेगा दोस्तों, कि अगर आप हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों इन्हीं वाणी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ताजगी के साथ। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।